नमस्ते साथियों, मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, जो भी स्टूडेंट्स हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। हिंदी से तैयारी करने वालों के लिए सबसे पहले मैंने अपने चैनल पे हिंदी साहित्य के इतिहास से शुरू किया था उन बच्चों को पढ़ाना, जिसके 10 भाग में पढ़ा चुकी हूँ। और साथ ही साथ आज से एक नई चीज़ लेकर आई हूँ मैं कि आपके जो किताबें चल रही है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, सेकंड ग्रेड वालों के लिए है कक्षा 9, 10, 11, 12 और फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए वही किताबें कक्षा 11 और 12 की है। तो आज से मैंने कक्षा 12 की जो अंतरा बुक है, जो हमारे नए पाठ्यक्रम के अनुसार है, उस बुक का जो पहला पद्य भाग होगा हमारा, उस पद्य भाग को मैं पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। तो आज से हम हिंदी साहित्य के इतिहास के साथ साथ किताबों को पढ़ना भी शुरू कर रहे हैं। तो आज ये हमारा पहला चैप्टर है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि रोज़ यहाँ पर आरपीएससी एग्ज़ाम्स जो भी स्टूडेंट्स हिंदी से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए डेली क्लास होती है। डेली हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया जा रहा है और आज से ही ये किताब शुरू है कक्षा 12 अंतरा की। तो इस तरह से पहले हम कक्षा 12 की किताब पूरी करेंगे, फिर कक्षा 11, फिर कक्षा 10 और फिर कक्षा 9 की। तो आप सभी बच्चे मुझसे जुड़े और हिंदी की तैयारी को बेहतर बनाएं। तो इसी श्रृंखला में आज पहला पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मैं यहाँ पर आपको पाठ को पढ़ूंगी, जो आपकी स्क्रीन पे जो चैप्टर आ रहा है उसको मैं पढ़ती जाऊंगी और आप अपने साथ एक कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, ठीक है ना। और साथ में कक्षा 12 की अंतरा बुक, जो बुक है उसे लेके बैठेंगे। तो कक्षा 12 की अंतरा बुक और साथ में एक पेन और कॉपी, वो इसीलिए कि मैं यहाँ पर पढ़ती जाऊँगी, आपको चैप्टर समझाती जाऊँगी और मैं आपको ये बताती जाऊँगी कि कौन कौन सी लाइन इम्पोर्टेंट है और उस लाइन को आपको अपनी कॉपी में लिखते जाना है। पाठ का नाम लिखना, सबसे पहले ऊपर आप हेडिंग डालना, कक्षा 12 बुक का नाम लिखिएगा अंतरा। उसके बाद आप लिखिएगा पाठ पहला जयशंकर प्रसाद, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद के पाठ का जो भी नाम है, देवसेना का गीत, कॉर्नेलिया का गीत। आपकी किताब आपके पास होनी चाहिए और जो मैं पढ़ाती जाऊंगी वो पृष्ठ भी आपके सामने खुला हुआ होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपको पता हो क्या पढ़ाया जा रहा है और कहाँ से पढ़ाया जा रहा है। और जो जो लाइन मैं बताती जाऊंगी वो आप लिखेंगे। इससे ये होगा कि यहाँ पर पाठ मैं पढ़ाऊंगी और उधर आप जो लाइन इम्पोर्टेंट है वो मैं बोलूँगी और आप लिखेंगे। इससे आपके पास शॉर्ट नोट्स बनते जाएंगे। इन किताबों को एग्ज़ाम के टाइम पे हम एक साथ नहीं पढ़ सकते, इनके शॉर्ट नोट्स हम पढ़ सकते हैं और वो हमारी तैयारी में रामबाण साबित होंगे। तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए। मैं अब आपको पढ़ाना जो भी स्टार्ट कर रही हूँ उसमें मैं बताती जाऊँगी कि आपको कितना लिखना है, क्या लिखना है, ठीक है ना। उस बिंदु को आप लिखते हुए जाना और आप देखेंगे कि आपके पास एक चैप्टर के बहुत ही अच्छे नोट्स बन जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला पाठ है हमारा कक्षा 12 की अंतरा बुक का, जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद का जो पाठ है उसमें 2 कविताएं दी है। उन कविताओं का नाम होगा देवसेना का गीत, कॉर्नेलिया का गीत। देखिए इसमें जो है चैप्टर जो है वो पूरा नहीं है, मतलब व्याख्या है, यानी पद्य भाग को मैं व्याख्या सहित पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है ना। ये व्याख्या सहित जो है वो चीज़ पढ़ा रही हूँ मैं। और किताब आपके सामने खुली होगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप गीत को किताब में से पढ़ सकते हैं और व्याख्या मेरे साथ यहाँ पर स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैंने किताब खुलवाई है कि आप गीत को किताब में से पढ़िए, व्याख्या में आपको समझाती जाऊँगी, क्योंकि मैं भी व्याख्या इधर से करूँगी लेकिन गीत को किताब में से ही पढ़ूँगी। तो इतना काम आपको करना ही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे।
तो जयशंकर प्रसाद की जीवनी क्या रही है। जन्म सन 1888 में काशी के सुंगनी साहू परिवार में हुआ। सबसे पहली लाइन आपको अपनी नोटबुक में ये नोट कर लेनी है कि इनका जन्म 1888 में काशी में सुंगनी साहू परिवार में हुआ। जहाँ मैं बोलूँ वही नोट करना है, बाकी मेरे साथ आपको पढ़ना है, ठीक है। विधिवत शिक्षा केवल 8वीं कक्षा तक प्राप्त की। स्व शिक्षा द्वारा इन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू, अंग्रेजी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। लेखन कार्य कैसे हैं। वेदों और उपनिषदों में इनका विशेष चिंतन मनन रहा। साहित्य की विविध विधाओं में इनकी लेखनी निरंतर चलती रही। पहला आपको जन्म उतारना है इनका, बस इसमें से इतना ही उतारना है। अगले आ रही है रचनाएं। काव्य कौन कौन से हैं। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम। नाटक कौन से हैं। राजश्री, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। उपन्यास कौन से हैं। कंकाल, तितली, इरावती। और ये ध्यान रखना है कि ये जो इरावती है ये इनका अधूरा उपन्यास है। कहानियाँ कौन कौन सी है। कहानी संग्रह, छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल, आकाशद्वीप। और निबंध कौन से हैं। काव्य, कला और अन्य निबंध है। ये आपको अपनी कॉपी में उतारना है रचनाएं, ठीक है। अगला आता है पुरस्कार कौन से मिले। हिंदुस्तानी एकेडमी काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा कामायनी पर मरणोपरांत मंगला प्रसाद पारितोषिक। इसमें से आपको ये उतारना है कि कामायनी रचना पर इनको मरने के बाद मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सिर्फ यही उतारना है। अब साहित्यिक विशेषताएं क्या क्या आती है। प्रसाद साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारतीय दर्शन, संस्कृति और मनोविज्ञान के साथ भारतीय जीवन का सफल चित्रण हुआ, जैसे प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण, मानव प्रेम, ईश्वर प्रेम। यानी कि ये इनकी साहित्यिक विशेषता है कि प्रसाद ने अपने साहित्य में क्या क्या ऐड किया, किस किस पर लिखा इन्होंने। तो इन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया, मानव प्रेम का किया, ईश्वर प्रेम का किया। ये नहीं लिखना है, मैं जहाँ लिखना है वहाँ आपको बता रही हूँ, इसीलिए आप कंफ्यूज ना हो। मैंने अभी तक आपको 3 पॉइंट बताए। कौन कौन से बताए। जन्म लिखना है, रचनाएं लिखनी है, ये 2 पॉइंट। और तीसरा मैंने आपको बताया है कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला, ये लिखना है, ठीक है ना। बस इतना ही लिखना है इसमें से। अगला बिंदु है देश प्रेम, मानव सौंदर्य। अब हम इनकी भाषा शैली की बात करेंगे तो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, मुक्त छंद, छायावादी, प्रतीक योजना, बिंब विधान, अलंकारों का प्रयोग, माधुर्य गुण से युक्त शब्दावली। अब अगली लाइन है मृत्यु कब हुई। तो 1937 में साहित्य के ये देवता चिर निद्रा में लीन हो गए। अब आपको ये मृत्यु लिखनी है, ठीक है। जो मैं बोलूँ बस वही लिखना, वही नोट्स होंगे और उन्हीं से आपके प्रश्न बैठेंगे, इतना आप विश्वास रखिएगा। आप सोच रहे होंगे मैडम ये किताबों से ऐसे प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे वहाँ देखने को, किताबों से कभी ऐसे प्रश्न नहीं आते, ठीक है ना। क्योंकि ये चीज़ें अलग है, ये हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये व्याख्या सहित बुक है। तो ये जो 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं जो वहाँ पर पेपर देते हैं अपने बोर्ड का, वहाँ ये चीज़ें उनके काम आती है। ये जो आप देख रहे हैं ये भाषा शैली है, ये साहित्यिक विशेषताएं हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, तो ये कक्षा 12 के बच्चों के लिए एक व्याख्या सहित बुक है। ये किताब काम आती है। और आप ये भी पूछेंगे मैडम ये किताब कहाँ मिलती है और हम भी लेके आए ये करें। तो देखिए ये किताब अभी मार्केट में नहीं मिलेगी आपको, इसीलिए आप परेशान ना हो। बस आप इसमें से वो उतार लीजिए जो जो लाइन मैं आपको इम्पोर्टेंट बताती जा रही हूँ, ठीक है ना। अगला देखिए, अब यहाँ पर हमारा पाठ चालू हो जाता है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद ने 2 गीत लिए हैं इस पाठ में। पहला गीत है देवसेना का गीत। अब आप अपनी किताब को अपने पास रखिए और अपनी कॉपी को भी अपने पास रखिए और देवसेना का गीत हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त का अंश है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और मैं आपको बता दूं परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है हमारे एग्ज़ाम्स में, वो पूछा जाएगा आपको यहीं से। कैसे कि देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के
किस नाटक से लिया गया। और प्रश्न पूछने का तरीका क्या होगा कि हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 12 अंतरा के देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद कि ऐसे पूछा जाएगा कि कक्षा 12 अंतरा पाठ्य पुस्तक में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित देवसेना का गीत उनके किस नाटक से लिया गया है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, जो भी है, आपको जितने भी नाटक है, आकाशदीप, इंद्रजाल, ये सारे नाटक आपको दे दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक चूज़ करना है। तो पहली लाइन आप ये इम्पोर्टेंट नोट करेंगे अपनी नोटबुक में कि यह नाटक कहाँ से लिया गया, स्कंदगुप्त से लिया गया। इस पूरे पैराग्राफ में बस हमारे लिए केवल यही लाइन इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। आगे हम पढ़ेंगे ज़रूर, पर लिखना आपको इतना ही है। देवसेना स्कंदगुप्त के प्रेम से वंचित रह जाने पर अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने दुख, वेदना, व्याकुलता को प्रकट करते हुए गीत गाती है। हूणों के हमले में मालवा का राजा बंधु वर्मा, उसका परिवार मारा जाता है, लेकिन उसकी बहन देवसेना किसी तरह बचकर निकल जाती है। देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती है और वह उसे पूरा विश्वास है कि इस मुश्किल घड़ी में स्कंदगुप्त उसका साथ देगा, उससे विवाह करेगा। लेकिन स्कंदगुप्त तो धन कुबेर की पुत्री विजया से विवाह करना चाहता है, यानी देवसेना चाहती थी स्कंदगुप्त से विवाह करना, ठीक है। लेकिन स्कंदगुप्त किससे विवाह करना चाहता था? धन कुबेर की पुत्री विजया से विवाह करना चाहता था। और यहाँ पर मालवा का एक राजा है, उसका नाम आता है बंधु वर्मा। तो हूणों का जब आक्रमण हुआ तो ये बंधु वर्मा मारा गया, और इसी बंधु वर्मा की बहन कौन थी? देवसेना, ठीक है। इसी बंधु वर्मा की बहन थी देवसेना, जो प्रेम करती थी स्कंदगुप्त से, और स्कंदगुप्त प्रेम करता था विजया से। ये बात जब देवसेना को पता चलती है तो देवसेना पूरी तरह से टूट जाती है और पूरे जीवन को देश सेवा के लिए समर्पित कर देती है। आप देखिए, ये हमारे पाठ की पृष्ठभूमि थी। देवसेना का गीत जो है उसमें क्या है, क्या बताया गया है, और इस गीत की जो रचना हुई है वो कैसे क्या है, उसके बारे में यहाँ तक हुआ। इसमें से आपको मैंने लाइन बता दी, सिर्फ ये लिखनी है, बस यही इम्पोर्टेंट है लाइन, ठीक है। अब आती है हमारे सामने सप्रसंग व्याख्या, जिसमें यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिखा है आह वेदना, और यहाँ लिखा होगा नीरवता अनंत अंगड़ाई। आप अपनी बुक लेके बैठे हैं, उसमें आपको अब ये देखने को मिलेगा कि आपको अपनी बुक में से, मैं भी किताब लेके बैठी हूँ, ठीक है, तो मैं आह वेदना से लेकर नीरवता अनंत अंगड़ाई तक पढ़ूंगी पहले, फिर मैं उसके बाद इसकी व्याख्या करूंगी, ठीक है। ये व्याख्या नीचे दी हुई है। पहले हम इसको हमारी कक्षा 12 अंतरा की जो बुक हमारे पास है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो किताब, उसमें से इस पद्य भाग को पहले पढ़ेंगे, इस कविता को, फिर हम इसकी यहाँ से व्याख्या देखेंगे। तो मैं खुद अपनी बुक में से पढ़ रही हूँ, ठीक है ना। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। अब देखिए इसमें क्या है। सबसे पहले तो ये कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। अब देखिए प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, आपको एग्ज़ाम में लाइन दे दी जाएगी, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। यह पंक्ति कक्षा 12 अंतरा पाठ्य पुस्तक में से किस कवि के द्वारा रचित है? और वहाँ 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अज्ञेय और केदारनाथ सिंह। तो अगर आपको ये कविता बुक में से पढ़ी हुई है और आपको पता होगा तो आप यहाँ निकाल देंगे कि इसके कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। ये 2 तरीके से आपको मैंने बताया कि किस तरीके से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। कविता का नाम है देवसेना गीत। संदर्भ क्या है? देखिए मैं आपको फिर बता रही हूँ,
कि ये व्याख्या सहित जो किताब आती है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए आती है, इसीलिए इसमें इतनी डिटेल आती है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब उनसे पूछा जाता है कि आप व्याख्या कीजिए तो उन बच्चों को संदर्भ भी लिखना होता है, व्याख्या भी लिखनी होती है। ठीक है ना। हम यहाँ पर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट लाइन्स ही उतारेंगे, उससे ज़्यादा नहीं उतारेंगे। ठीक है ना। तो अभी आपको उतारना है आह वेदना मिली विदाई और नीरवता अंगड़ाई, ये उतारना नोटबुक में। और आपको ये उतारना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पंक्ति है ये किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। क्योंकि परीक्षा में पूरी पंक्ति दे दी जाती है पद्य भाग की और फिर उसका राइटर पूछ लिया जाता है। ये भी इस एग्ज़ाम में आया है जो मैंने एग्ज़ाम दिया था अभी। ठीक है ना। अब देखिए, देवसेना अपने दुख और संघर्षों का वर्णन करते हुए कहती है कि उसकी जीवन यात्रा पर अगर किसी ने अधिकार किया है तो वह है एकमात्र उसका अकेलापन। अब व्याख्या क्या है, यहाँ पर देवसेना कहती है कि मुझे मेरे जीवन के अंतिम क्षणों में भी दुख और पीड़ा ही मिल रही है। यानी आवेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। यानी मुझे मेरे जीवन के अंतिम क्षणों में क्या मिला, दुख और पीड़ा। और मैंने अपना सारा जीवन इसी आशा में गुजार दिया कि स्कंदगुप्त मुझसे प्रेम करता है, लेकिन यह तो मेरा मात्र एक वहम था। इसी कारण अब क्या किया, मैंने अपने जीवन को देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। ठीक है। छल चलते संध्या के श्रमकण आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। यानी अपने जीवन की मधुर यादों को दान किया, अब जीवन के अंतिम क्षणों में भी मुझे दुख ही दुख मिल रहे हैं, संध्या भी उसी दुख के आंसू बहा रही है। ऐसा लगता है मानो उसकी जीवन रूपी यात्रा में अगर कोई साथ है तो मात्र उसका अकेलापन है। यानी विशेष क्या है कि ये लाइन जो हमने पढ़ी है, आह वेदना मिली विदाई और नीरवता अंगड़ाई, इस पूरे इस पूरे पैराग्राफ में जो एक लाइन आती है निखर के, वो आती है कि देवसेना के जीवन संघर्षों का चित्रण हुआ है। यहाँ आपको क्या लिखना है, आवेदना नीरवता अंगड़ाई किसकी पंक्तियाँ हैं, जयशंकर प्रसाद की। और दूसरी लाइन लिखनी है देवसेना के जीवन संघर्षों का चित्रण हुआ है। ठीक है। ये आपके काम के नहीं है, ये काव्य सौंदर्य और ये, क्योंकि ये काम के हैं बच्चों के। ठीक है ना, ये काम के नहीं है आपके। अगली पंक्ति आएगी, श्रमित स्वप्न और विहाग की तान उठाई। ठीक है। तो ये आपको लिख लेनी है कॉपी में, श्रमित स्वप्न, इसी तरह से डॉट डॉट करके विहाग की तान उठाई किसकी पंक्ति है, जयशंकर प्रसाद की। ठीक है ना। ये भाव पक्ष आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी ये इसका ये अर्थ है इसका, भाव पक्ष है ना। आपको भाव पक्ष लग रहा है लेकिन यही अर्थ है इसका यहाँ से। ठीक है ना। तो श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उन्नीदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। यहाँ से यहाँ तक पढ़ा हमने। क्या कह रही है कि देवसेना कहती है कि श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, जिस प्रकार दिन भर के थके हारे पथिक को कोई भी मधुर गीत अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार अपने जीवन के संघर्षों से थकी हारी देवसेना को भी स्कंदगुप्त का प्रेम प्रसंग अब अच्छा नहीं लगता। ठीक है। ये प्रश्न उत्तर है, ये आपके काम के नहीं है, ये बच्चों के काम के हैं। ठीक है ना। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि पूरा पाठ इसमें नहीं है, तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने आपको लिखवा दिए। आपको इतना आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेन हेडिंग्स थी वो हमने लिख ली इसमें से। और देखियो परीक्षा में क्या पूछा जाता है, परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, इनका जन्म पूछा जाएगा, इनकी रचनाएं पूछी जाएगी। दूसरा, इनकी मृत्यु के बारे में पूछा जाएगा। तीसरा पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो रचनाओं में से अक्सर प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में, वो यही आता है मेन कि भाई ये जो पार्ट है ये कहाँ से लिया गया है, ये होगा। उसके बाद यहाँ से आपको ये बताना है कि किसकी पंक्तियाँ हैं, जयशंकर प्रसाद।
ये 2 पंक्तियाँ ही महत्वपूर्ण हैं। अगला आ रहा है इसमें आपके श्रमित स्वप्न, ये पंक्ति किसकी, ये भी देवसेना की हो गई, ठीक है, ये हो गया। अब आपके नीचे जो पैराग्राफ है आपकी बुक में जैसे, तो वो आप नहीं भी करेंगे तो दिक्कत नहीं है, आपको एक एक व्याख्या की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि परीक्षा में इतना नहीं पूछा जाता, और ना ही क्योंकि ये व्याख्या आती है जो बच्चे 12वीं का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए, हमसे व्याख्या नहीं पूछी जाएगी, ठीक है, हमसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, व्याख्या हमारे काम की बिल्कुल नहीं होगी। अब अगला आता है हमारे सामने कॉर्नेलिया का गीत, ठीक है, अगला आएगा कॉर्नेलिया का गीत। अब हम पढ़ेंगे कॉर्नेलिया का गीत। कॉर्नेलिया का गीत है, मैं पहले पढ़ लेती हूँ इसको। पाठ का परिचय, देखो ये लाइन लिखनी है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कॉर्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है। ये ऐसे ही आप देखिएगा, जो भी आपकी किताबें हैं और जो भी आपके चैप्टर है, चाहे गद्य भाग का हो या पद्य भाग का, सबसे पहला तो एग्ज़ाम में यही प्रश्न पूछा जाएगा। आप पुराने पेपर उठा के देख लीजिएगा, अगर आपको विश्वास ना हो तो यही पूछा जाएगा कि ये जो पाठ है, ये पाठ लिया कहाँ से गया है, या फिर इस पाठ की पंक्तियाँ जो है, ये पंक्तियाँ किससे पूछी गई। पद्य भाग में प्रश्न पूछने के आरपीएससी के 2 तरीके हैं। पद्य भाग की बात बता रही हूँ। पहला तो पाठ किस में से लिया गया, दूसरा पंक्तियाँ दे के पूछेगा कि यह जो पंक्ति है ये किस कवि की है। और आप 2018 का जो अभी का फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ है उसको उठा के देख लेना, पद्य भाग में से आपको ये 2 ही प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। गद्य भाग में किस प्रकार के मिलेंगे ये जब हम गद्य पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। बाकी पद्य भाग में आपको ये 2 प्रकार के प्रश्न ही ज़्यादातर पूछे गए और हमारे काम के भी यही, ठीक है ना। तो जो पद्य भाग है वो किताब में से आपको पूरा पढ़ना है, अच्छे से एक एक लाइन पढ़नी है। पद्य भाग की व्याख्या नहीं पूछी जाएगी, वो पद्य भाग आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये हमारी पुस्तक में है और ये इसकी लाइन है। व्याख्या का आपके यहाँ ज़्यादा रोल नहीं रहेगा, इसीलिए आप सब लोग परेशान हैं। व्याख्या नहीं पूछी जाती है इतनी। आगे बढ़ते हैं। सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस, और सेल्यूकस की बेटी थी कौन, कॉर्नेलिया। ये लिख लेना आप अपनी नोटबुक में दोनों पॉइंट। जब सिंधु नदी के तट पर खड़े होकर भारत की गौरव गाथा और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य को देखती है तो इसे अपना देश मानने लगती है, और वह कहती है कि भारत वह स्थान है जो माधुर्य और लालिमा से भरा है, जहाँ अनजान और भूले भटके लोगों को भी आश्रय मिल जाता है। दूर देशों से आए हुए रंग बिरंगे पक्षी भी भारत में ही अपना घोंसला बनाना चाहते हैं। यहाँ के लोग दूसरों के दुख तकलीफ़ों को देखकर अत्यंत भावुक हो जाते हैं। विशाल समुद्र की लहरें भी भारत के किनारों से टकराकर शांत हो जाती है, उन्हें भी यहीं आकर आश्रय मिलता है। तो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट होता है इन किताबों में वो होता है पाठ का परिचय। अब ये तो व्याख्या सहित बुक है, बाकी आपके पाठ का परिचय जो आपके पास किताब है उसमें भी दिया हुआ है, और हमारे लिए पद्य भाग में हमारी किताब में पूरा पद्य भाग, वो कविता वो कहाँ से ली है, और उस पाठ का परिचय जो हमारी किताब में है, जो आपके पास अभी बुक है उसमें भी है, बस उतना ही महत्वपूर्ण है। व्याख्या इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, एक बार आप पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ नहीं आ रहा है तो कहीं से भी, बाकी आपको इतने प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे वहाँ से। और इसके लिए प्रमाण है आपके एग्ज़ाम के प्रश्न पत्र जो आप निकाल के देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो आपको इसमें से क्या क्या पॉइंट उतारना है। कॉर्नेलिया का गीत, पहला पॉइंट चंद्रगुप्त नाटक से, दूसरा ये सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी थी, तीसरा किस देश का वर्णन किया है इसने, जो गीत है कॉर्नेलिया का, तो भारत का वर्णन किया है। 3 पॉइंट आपको उतारने हैं। अब लाइन है हेमकुंभ। ये हेमकुंभ आ रहा है और रजनी भर तारे, ये लाइन ही इस पूरे में इम्पोर्टेंट है। देखिए पूरा क्या है, मैं पढ़ के सुना देती हूँ, शायद आपको कन्फ्यूज़न हो इसीलिए। अरुण ये मधुमेह देश हमारा, मैं किताब से पढ़ रही हूँ, आपको भी किताब रखनी है।
जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुर धनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस और मुँह किए समझ नीड़ निज प्यारा। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। हेम कुंभ ले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे। मदिर ऊँगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। तो यहाँ पंक्ति भी वही आई है, हेम कुंभ से लेकर रजनी भर तारा तक। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इसीलिए यहाँ यही दी गई है। बाकी आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। इस किताब के अकॉर्डिंग ये है। भाव क्या है कि उषा रूप पनिहारिन अपने सोने के घड़े में सुख समृद्धि और वैभव लाकर संपूर्ण भारतवर्ष में उड़ेल देती है, यानी बिखेर देती है। जबकि सारी रात जागने के कारण तारे क्या है, मदिर ऊँगते। क्या मतलब है कि जो तारे हैं वो मस्ती में ऊँगने लगते हैं। अब इसके कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद। कविता का नाम क्या है, कॉर्नेलिया का गीत। ये आपको उतारना है। हेमकुंभ लिखना, हेमकुंभ से लेकर रजनी भर तारे लिखना, फिर लिखना राइटर जयशंकर प्रसाद और गीत है कॉर्नेलिया का गीत। इतना ही लिखना है। ठीक है, अब ये प्रश्न हमारे किसी काम के नहीं है, ये उन बच्चों के काम के। समझ में आ गया आपको? तो यही इस पाठ में इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आप इसमें से इम्पोर्टेंट लाइन लिखें और बाकी जो आपके पास किताब है उसमें से पढ़ लें। और एक चीज़ और है कि जो आपके पाठ के पीछे के शब्दार्थ हैं, जो यहाँ नहीं दिए हैं इस बुक में, लेकिन आपके पास जो बुक है उसमें दिए हैं, उन शब्दार्थ को आप ज़रूर पढ़ें। ठीक है ना? इस बुक में से मैं पढ़ा रही हूँ और वो किताब भी मेरे पास है जो हमारे राजस्थान में चलती है। ये पहला चैप्टर मैंने आपको इस किताब से इसीलिए पढ़ाया क्योंकि ये व्याख्या सहित थी। ठीक है, क्योंकि सभी बच्चों की ये डिमांड थी कि मैम व्याख्या सहित आप पढ़ाएं। अब मैंने आपको इसमें से बता दिया कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे, किस प्रकार से पूछे जाएंगे। ठीक है ना? और मैंने ये पूरी बुक टेलीग्राम चैनल पे भेज दी है। इसकी PDF मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, हिंदी के रंग कविता तोतला के संग, जो कि आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। और ये पूरी किताब, इसमें अंतरा, अंतराल, अभिव्यक्ति, माध्यम, ये तीनों किताबें हैं। मैंने ऐसे के ऐसे ये किताब आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दी है, वहाँ से भी जाके आप पढ़ सकते हैं। पहला वीडियो इसमें से इसीलिए बनाया कि मैं आपको ये बता सकूं कि जितना आप ये टेंशन में आ रहे हैं ना पद्य भाग को लेकर, तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, पद्य भाग इतना टफ नहीं पड़ेगा आपके लिए जितना आप सोच के बैठे हैं। लेकिन गद्य भाग की जो रचनाएं आपके एग्ज़ाम में आएगी वो आप देखिएगा, वहाँ निकालने में दिक्कत आएगी। भले ही हमको लगता है कि गद्य भाग में कविता कहानियाँ है, निबंध है, कर लेंगे हम, लेकिन एक बात मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पद्य भाग में मोस्ट ऑफ से पूछा जाता है या तो वो कहाँ से लिया गया, या फिर ये पंक्तियाँ किसकी है, इनका जन्म कब हुआ, इनका मरण कब हुआ। ठीक है, इस तरीके से पूछे जाएंगे, व्याख्या में नहीं घुसते, या तो बस शब्दार्थ पूछ लिए जाएंगे। ये पद्य भाग में RPSC का जो पेपर सेटर है उसके प्रश्न पूछने की यही है कि बस कहाँ से लिया गया, पंक्तियाँ किसकी है, शब्दार्थ पूछ लेगा। इससे ज़्यादा वो आपसे नहीं पूछेगा, व्याख्या कोई नहीं पूछता है। ठीक है, लेकिन गद्य भाग की लाइन बहुत टफ पड़ती है। मैंने पेपर दिया है, मैं खुद गद्य भाग के 2 प्रश्न गलत करके आई हूँ, क्योंकि हमें लगता है, मुझे भी लगता था कि गद्य भाग में क्या है, पढ़ना ही तो है, पढ़ लेंगे, लेकिन पद्य भाग टफ है। लेकिन रियल में ये है, मैंने खुद एग्ज़ाम हॉल में महसूस किया कि पद्य भाग उतना टफ नहीं है जितना कि गद्य है। दोनों को बराबर पढ़ना होगा आपको। तो अब मैंने इसीलिए इसमें से पढ़ाया कि अब आप लोग ये डिसाइड करें कि आपको इसी बुक से पढ़ना है, साथ में वो बुक भी आपकी खुली रहेगी। तो मैं इसमें से आपको केवल पद्य भाग की इम्पोर्टेंट लाइन बताऊंगी, जैसे मैंने आपको यहाँ इम्पोर्टेंट लाइन्स बता दी। इसमें इतना ही आएगा। पूरा पद्य भाग मैं उसमें से भले पढ़ती जाऊंगी, आप अपनी बुक लेके बैठना कि नहीं मैडम हमें तो उसी किताब को आप यहाँ पर पढ़ाओ, चैनल पर उसी किताब को पढ़ाओ, तो मैं उस किताब से पढ़ा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और अगर हम दोनों किताबों से एक साथ पढ़ना चाहें
तो वो हमारे लिए और ज़्यादा बेनिफिट है। स्क्रीन पे ये बुक तो आपके सामने चल ही रही है, साथ में आप अपनी किताब खोल के बैठें, उसमें से हम पद्य भाग पढ़ते जाएंगे। 2 किताबें एक साथ पढ़ने का हमें फ़ायदा रहेगा, ये मेरा अनुभव है। और आपके नोट्स बनते जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो लाइन आप लिखते जाइएगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस किताब को चलानी है या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की किताब को मुझे यहाँ स्क्रीन पर चलानी है। जैसा आप बोलेंगे, जिसमें आप कंफर्टेबल होंगे, मैं उसमें से पढ़ा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मेन वहाँ पर जो पद्य भाग आएगा उसमें से क्या इम्पोर्टेंट हम देख लेंगे। बाकी पूरी व्याख्या इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, और ना ही मैं पूरी व्याख्या आपको उसमें से करवाऊंगी, क्योंकि वो आपका सिर्फ और सिर्फ व्यर्थ में आपका समय नष्ट होगा। ठीक है ना। हमें तो वो पढ़ना है जहाँ से प्रश्न आते हैं, हमें पूरी व्याख्या क्या करनी है। हमें कोई एग्ज़ाम में सप्रसंग व्याख्या तो लिखनी है नहीं, तो हम तो बस उतना पढ़ लेते हैं जितना हमारे काम का है। बाकी हमारे काम का नहीं है तो हमारा टाइम वेस्ट हमें नहीं करना चाहिए, ये मेरा अनुभव है। बाकी अगर आप कहेंगे कि मैडम हमें तो पूरा ही पढ़ना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपका वेस्ट ऑफ द टाइम है ये। ठीक है, तो आप बता दीजिएगा कि करना क्या है। दोनों किताबें साथ रख के चलनी है, एक तो स्क्रीन पर चल रही है, एक हमारे हाथ में है, कक्षा 12 की अंतरा, जो कि आप सभी के पास भी होगी, मेरे पास भी है। नहीं, हमें कक्षा 12 अंतरा को ही यहाँ स्क्रीन पर पढ़ना है, तो मैं इस किताब को हटा दूँगी, उस किताब से हम पढ़ लेंगे। बस यही होगा कि उस किताब में इस तरह से ये जो व्याख्याएँ लिखी है, वो व्याख्या यहाँ लिखी हुई नहीं होगी फिर। ठीक है ना। उसमें केवल हम पद्य भाग को पढ़ेंगे, और पद्य भाग को पढ़ने के बाद पाठ परिचय पढ़ लेंगे, कहाँ से क्या आया वो हम देख लेंगे। तो आप देखिएगा, और हाँ, सबसे पहले ये बताइएगा कि आपको कितना समझ आया। पॉइंट्स मैंने बताए वो उतार लेना। ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या हम इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने जो ये पहला पाठ पढ़ा है पद्य भाग का, ये आपको कैसा लगा। आपने जो पॉइंट्स बनाए, उन पॉइंट्स की अगर हो सके तो मेरे टेलीग्राम पे आप मुझे फ़ोटो ज़रूर भेजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप जो नोट्स बना रहे हैं किस तरह से बना रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये आपका पहला पाठ मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जैसा भी है, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर उसे ज्वाइन करके हिंदी साहित्य के इतिहास के भी नोट्स आप वहाँ से उतार सकते हैं। जो मैं डेली यहाँ पढ़ाती हूँ उसको मैं वहाँ दे देती हूँ। और आप ये देवसेना का गीत, ये जो बुक है, ये भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर की हुई है, तो वहाँ जाकर आप इस बुक से वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नया चैप्टर कक्षा 12 अंतरा का दूसरा पाठ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लेकर आएंगे। धन्यवाद।